Good morning, everyone. I, Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in the lecture series of subject Mechanical Engineering Material. Today, we are going to start our chapter number 6, Heat Treatment Processes. And in today's 29th lecture, we are going to start our first topic, Introduction to Heat Treatment. In previous lecture, we have discussed about composites and their types, advanced material and smart materials. We have also discussed about the nanomaterials with their applications. I hope you all refer the notes and study well. The learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe with the sketches the specified heat treatment processes, select relevant heat treatment process for the given material with justification. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So, before starting our lecture, we must know about what is heat treatment. उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अगर चेंज करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला जो ऑप्शन है वह है कि हम उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करें, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि उसमें अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ताकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। बराबर। तो अगर हमें प्रॉपर्टी चेंज करना है किसी मटेरियल की तो उसका जो पहला जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स, और दूसरा जो टाइप है प्रॉपर्टीज को चेंज करने का वह है हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा, है ना, ऊष्मा, या मराठी में हम उसको उष्णता बोलते हैं। बराबर है। तो हम हीट ट्रीटमेंट से मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं और हमें जैसे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये हीट ट्रीटमेंट क्या है। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशन और any sequence of two more such operation applied to any material to improve or alter the structure or properties is known as heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या? स्टील को हीट करना या कूल करना, बराबर, या फिर इन दोनों ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन, इसे हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करें या मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज कर सके। बराबर। हीट ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मटेरियल टू सम स्पेसिफिक टेम्परेचर। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट में हम मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। बराबर है। सबसे पहला ऑपरेशन जो हीटिंग, देन होल्डिंग एट दिस टेम्परेचर फॉर डेफिनाइट पीरियड। हम जितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उस मटेरियल को हीट किया उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पे हम स्टील को होल्ड करके रखते हैं, मतलब उसे कुछ देर के लिए हम उतने टेम्परेचर पे उस स्टील को होल्ड करते हैं, मतलब सोक करते हैं। एंड कूलिंग टू रूम टेम्परेचर विथ अ डेफिनाइट रेट।
उसका होल्डिंग टाइम खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वह कम करते हैं ताकि उसको कूल कर सके, है ना। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में तीन ऑपरेशंस होते हैं या तीन प्रोसेसेस है। सबसे पहले हीटिंग प्रोसेस, फिर होल्डिंग प्रोसेस और उसके बाद कूलिंग प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट इज एन ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, इन्वॉल्विंग हीटिंग एट अ स्पेसिफिक रेट, कुछ निश्चित रेट से, दर से हम स्टील को हीट करते हैं। सोकिंग, सोकिंग मतलब होल्डिंग एट द टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ देर के लिए हम स्टील को हीट करने के बाद सोक करके रखते हैं। एंड कूलिंग एट द सेम स्पेसिफिक रेट, और कुछ रेट से उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। सो दीज आर द थ्री different definitions of heat treatment. Let us discuss the purpose or objectives of heat treatment. Heat treatment हम क्यों करते हैं या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अभी देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स डक्टिलिटी, अगर हम किसी स्टील की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो स्टील की डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। इट रिलीव्स द इंटरनल स्ट्रेसेस, जैसे कोई वायर, वायर जो बनेगा, वायर जो बनेगा किसी मटेरियल से बनेगा तो उसे हमें खींचना पड़ेगा, है ना। तो जब ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, इस वायर के अंदर क्या होगा, इस वायर के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जिसको आप सिग्मा बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बराबर। अब ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसके वजह से मटेरियल में फेल्यूर आ सकता है, तो वह नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हीट ट्रीटमेंट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। इम्प्रूव द टफनेस, वह टफनेस को बढ़ाती है, वो हार्डनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकती है। इट इंक्रीज हार्डनेस और डिक्रीज हार्डनेस। It also increase the wear and abrasion resistance. Wear and abrasion resistance यह हार्डनेस के ही जैसा रहता है। It improve the cutting ability of steel, मतलब ये cutting ability मतलब दूसरे मटेरियल को काटने की इसकी क्षमता जो है वह भी बढ़ जाएगी। It resoften the steel, है ना, हीट ट्रीटमेंट करने से स्टील की हार्डनेस भी कम हो सकती है। हार्डनेस कम होना मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होना या रीसॉफन होना। हीट ट्रीटमेंट से हम मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। इट इंक्रीज एंड डिक्रीज द ग्रेन साइज ऑफ स्टील। अभी ग्रेन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना मतलब क्या, तो एक ग्रेन जो रहता है उसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बराबर है। और ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये जितने बड़े हो जाएंगे, जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा ग्रेन होता है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जितना बड़ा ग्रेन रहता है उससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो यूनिफॉर्म अगर ग्रेन साइज हमें मिलेगा किसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से तो हमें अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, बराबर है। तो हीट ट्रीटमेंट में हम ग्रेन साइज को वेरी कर सकते हैं। ये स्टील को स्टेबलाइज करता है, स्टील को क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है। ये जो रेसिडुअल ग्लासेस है उसके अंदर जो भी वायु है स्टील के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर उसको एलिमिनेट करता है, बाहर का रास्ता दिखाता है। ये मशीनेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है, मशीनेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है।
To change the composition of surface by diffusion of carbon, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन, हम स्टील का या किसी मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर सकते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब हम कार्बन और नाइट्रोजन और सिलिकॉन को डिफ्यूज कर सकते हैं मटेरियल के ऊपर। लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना। हीट ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर अप टू विच मटेरियल इज हीटेड। मटेरियल को हमको कितने टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए, इस फैक्टर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ टाइम दैट द मटेरियल इज हेल्ड एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे हमें कितने देर तक उसे होल्ड करके रखना है, कितने टाइम के लिए उसको हमें होल्ड करके रखना है, ये भी एक फैक्टर है। रेट ऑफ कूलिंग, जो कूलिंग की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होनी, फास्ट कूलिंग हमें करना है, स्लो कूलिंग हमें करना है, या मध्यम कूलिंग हमें करना है, वो भी एक फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अंडर द थर्मल ट्रीटमेंट, है ना, जहां पे हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाहर में कैसा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वो भी एक फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। अभी हम देखते हैं टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, जिसे हम टीटीटी डायग्राम बोलते हैं, या इसको हम एस कर्व या सी कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व या सी कर्व। जब भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं तो हमें टीटीटी डायग्राम का नॉलेज रहना बहुत जरूरी रहता है। इस टीटीटी डायग्राम को अगर आप देख रहे हो तो आपको यह दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, और इधर साइड में हमने हार्डनेस स्केल ली हुई है, रॉकवेल हार्डनेस, ओके, जो सी टाइप है, सी स्केल। टीटीटी डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, इट इज अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम for a steel alloy of a definite composition. It is used to determine when transformation begins and end for an isothermal heat treatment of an previously austenized alloy. बराबर है। ये टीटीटी डायग्राम हमें क्या बताती है कि ऐसे कितने टाइम के बाद या ऐसे कितने समय में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फेजेस का वह स्टार्ट होगा और ट्रांसफॉर्मेशन कब खत्म होगा, इसके बारे में जो डायग्राम हमें जानकारी देती है उसे हम टीटीटी डायग्राम बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ी थी तो मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि और एक ऐसे डायग्राम हमें पढ़नी है ना। और उस आयरन कार्बन डायग्राम में हमें मार्टेनसाइट और बाइनाइट और मार्टेनसाइट, ये जो दो फेजेस है वह नहीं दिखे थे, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम ये स्लो कूलिंग के लिए, स्लो हीटिंग और कूलिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन हीट ट्रीटमेंट में ऐसी कुछ प्रोसेसेस है जहां पे हमें फास्ट या रैपिड कूलिंग करना पड़ेगा। तो जब भी हम रैपिड कूलिंग की बात करते हैं तो वहां पे दो एक्स्ट्रा फेजेस हमें मिलते हैं, बाइनाइट और मार्टेनसाइट। बराबर है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि बाइनाइट और मार्टेनसाइट आयरन कार्बन डायग्राम के फेजेस में नहीं दिखता है, हमें ये टीटीटी डायग्राम में मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको टीटीटी डायग्राम जो दिख रहा है,
ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये टाइम के अनुसार है। ये टाइम जीरो के पास में है, मतलब इसको जो लगने वाला समय है वो कम लगेगा, मतलब ये रैपिड कूलिंग होगी। कौन सी कूलिंग होगी? रैपिड। फिर रैपिड कूलिंग कहाँ पे होगी? वाटर में। जब हम किसी हीटेड स्टील को पानी में डुबाएंगे तो हमें फास्ट कूलिंग मिलेगी। उसके बाद मतलब उसको कम समय लगेगा, बराबर। फिर जब हम उसको ऑयल में ठंडा करेंगे उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। एयर में कूल करेंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब हम उसको फर्नास में रख के कूल करेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो, जब हम उसको फर्नास में कूल करते हैं तो हमें एनालिंग नाम की जो प्रोसेस है वह मिलेगी, बराबर है। जब हम उसको एयर में कूल करेंगे तो उसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे, और वाटर में कूल करेंगे तो उसको हम हार्डनिंग बोलेंगे, बराबर है। तो हमें ये जानकारी देता है टीटीटी कर्व कि किस हिसाब से हम स्टील को कूल करें या हीट करें ताकि हम स्टील की प्रॉपर्टीज को वेरी कर सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ने के पहले हमें टीटीटी डायग्राम पढ़ना बहुत जरूरी है। TTT diagram indicates when the specific transformation start and end. ये पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था। It also shows what percentage of transformation of austenite at particular temperature is achieved. हमें TTT डायग्राम यह भी बताता है कि ये जो ऑस्टेनाइट यहाँ पे अवेलेबल है, ये जो ऑस्टेनाइट है ये कितने टेम्परेचर पे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरे फेज में, लाइक बाइनाइट में या मार्टेनसाइट में या परलाइट में। इसकी भी जानकारी हमें ये टीटीटी डायग्राम देती है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, time and temperature, final microstructure of steel or any iron carbon will be changed, है ना। किस टेम्परेचर के बाद, किस टाइम के बाद, है ना, हमें कौन सा फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा स्टील में, यह हमें टीटीटी डायग्राम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, वह हमें कौन से जोन में मिलेंगी, इसका हम प्रिडिक्शन टीटीटी डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। Let us discuss the various types of heat treatment processes. So, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि हीट ट्रीटमेंट के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। हीट ट्रीटमेंट को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उसको हम बल्क में कर सकते हैं या किसी सरफेस के ऊपर भी हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बल्क मतलब क्या? जब भी हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरे के पूरे स्टील के कंपोनेंट को हम फर्नास के अंदर हीट करेंगे, उसे हम बल्क बोलते हैं। लेकिन सरफेस में क्या होगा? सरफेस में हम क्या करेंगे? सिर्फ उस स्टील के कंपोनेंट का सरफेस जो रहेगा उसे हम हीट करेंगे और कूल करेंगे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बल्क एंड सरफेस। अगर हम बल्क में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसके कुछ टाइप्स है, जैसे एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, आस टेम्परिंग एंड मार्ट टेम्परिंग। तो हीट ट्रीटमेंट के बेसिकली 6 टाइप है: एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, आस टेम्परिंग और मार टेम्परिंग। फिर एनलिंग के 4: फुल एनलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनलिंग, स्ट्रेफ रिलीफ एनलिंग एंड स्पिरोडाइजिंग या स्पिरोडाइज एनलिंग। तो these are the types of heat treatment. फिर सरफेस हीट ट्रीटमेंट की जब बात आती है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट में दो उसके पार्ट होते हैं, एक थर्मल और एक थर्मोकेमिकल। थर्मल में फ्लेम सरफेस हार्डनिंग, इंडक्शन सरफेस हार्डनिंग, लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम आता है। और थर्मोकेमिकल में कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और कार्बन नाइट्राइडिंग, और एक आता है साइनाइडिंग, जिसे हम कार्बोनाइट्राइडिंग बोलते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट
types of heat treatment processes. Let us start our first heat treatment process, annealing. So annealing के बारे में हम अभी देख रहे हैं. Annealing ये heat treatment process है, बराबर. So annealing is a heat treatment process in which steel is heated just above the recrystallization temperature, बराबर. स्टील को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे हीट करते हैं. अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब क्या? ये ऐसा टेम्परेचर है वहां पे क्रिस्टल्स चेंज होते हैं, बराबर है. मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है, बराबर. दैट इज कॉल्ड एज अ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट करेंगे. देन अलाउ टू कूल स्लोली इन फर्नास. उसे हम क्या करेंगे? हीट करने के बाद उसको हम कूल करेंगे स्लोली. कहाँ पे? फर्नास पे. आपने शब्द ध्यान में रखना है कि जब हम कूल करेंगे स्टील को, वो कहाँ पे करेंगे? फर्नास पे. अप टू रूम टेम्परेचर इज नोन एज एनलिंग, बराबर है. रूम टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक उसको हम कूल करेंगे. एनलिंग प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मटेरियल टू ए प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर. एक हमें टेम्परेचर पता रहेगा, वहां तक उसे हीट करना है. होल्ड द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर. उस टेम्परेचर पे उसको हम होल्ड करके रखेंगे. एंड कूल द मटेरियल टू ए रूम टेम्परेचर स्लोली सो दैट इट्स पार्टिकल अरेंज इनटू ए डेफिनाइट लैटिक. उसको हम इतना धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? कूल करेंगे ताकि जो उसके पार्टिकल्स है वो एक डेफिनाइट लैटिक या डेफिनाइट स्ट्रक्चर ले लेंगे. लैटिक मतलब स्ट्रक्चर. ये जो एनलिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या प्रोसेस आती है? सबसे पहले हीटिंग, फिर होल्डिंग एंड देन स्लोली कूल. कूल कहाँ पे करना है? एनलिंग में ध्यान में रखना है, फर्नास में. ओके. एनलिंग हीट ट्रीटमेंट alter the microstructure of material causing changes in properties such as strength, hardness and ductility. जब हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे एनलिंग नाम की, तो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, सच एज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी. एनलिंग में क्या होता है? डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. देखिए ये दो कार्टून आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ये लेफ्ट वाला जो कार्टून है इसका एनिल्ड मेटल के ऊपर कर रहे हैं. जब हम किसी हीट ट्रीटमेंट की हम एनलिंग करेंगे तो इस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट हो सकता है. मतलब थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, डक्टाइल रहेगा. लेकिन ये राइट वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, हार्डन मेटल, हार्डन मतलब इसके ऊपर हार्डनिंग की प्रोसेस हो चुकी है. तो अगर हम उसको मोड़ना चाहे, है ना, तो हमको ताकत लग रही है और वो मुड़ भी नहीं रहा है. तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, दैट इज एनलिंग. लेट अस डिस्कस द पर्पस ऑफ एनलिंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनलिंग. एनलिंग करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है? इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव कर देता है. ये क्या करता है? इंटरनल स्ट्रेसेस को बाहर निकाल देता है. वो कब पैदा हुए थे, कब डेवलप हुए थे? जब हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे थे, जब मशीनिंग कर रहे थे उन मटेरियल के ऊपर, फोर्जिंग ऑपरेशन हुआ था, रोलिंग ऑपरेशन हुआ था या वेल्डिंग ऑपरेशन हुआ था. ये ऑपरेशन करते समय उस प्रोडक्ट के अंदर या उस कंपोनेंट के अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे. उन स्ट्रेसेस को अगर हमको रिमूव करना है तो हमें एनलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा. इंप्रूव एंड रिस्टोर द डक्टिलिटी एंड टफनेस, है ना. डक्टिलिटी और टफनेस को अगर हमें रिस्टोर करके रखना है तो हमें एनलिंग करना पड़ेगा. या इंप्रूव करने के लिए मशीनेबिलिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो हमें एनलिंग करना पड़ेगा. एलिमिनेट केमिकल नॉन यूनिफॉर्मिलिटी, है ना, उसमें नॉन यूनिफॉर्म अगर उसका स्ट्रक्चर है उसको हम एनलिंग से चेंज कर सकते हैं. ग्रेन साइज को हम रिफाइन भी कर सकते हैं. ग्रेन साइज को क्या करते हैं? रिफाइन या रिफ्रेम कर सकते हैं, बराबर. रिड्यूस द गैसेस कंटेन्ड इन द स्टील. जो भी स्टील के अंदर गैसेस अगर रहती है उसको हमें रिलीव करना है, निकालना है बाहर, तो हम एनलिंग कर सकते हैं. अभी हम देखते हैं कि एनलिंग के क्या डिफरेंट टाइप्स है. सबसे पहले आता है फुल एनलिंग,
प्रोसेस एनेलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनेलिंग एंड लास्ट में आता है स्पिरोडाइज एनेलिंग, दैट इज स्पिरोडाइजिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पिरोडाइजिंग। सो दीज आर द यूनिट आउटकम्स अचीव्ड। इस लेक्चर में हमने देखा हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हमने टीटीटी डायग्राम मतलब टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम देखी, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट देखे, उसमें हमने एनेलिंग क्या होती है और एनेलिंग के टाइप्स इस लेक्चर में देखे, और हमने यह PO1 से लेके PO3 पूरे के पूरे जो हमारे POs है वो हमने मैप कर लिए हैं। These are the most likely questions asked in MSBT. Define heat treatment, write the purposes of heat treatment, classify heat treatment processes, and draw and explain TTT diagram for steel. What is annealing and what are its types? So thank you very much guys. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिंग के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।